नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, हम अपद्रवी यानी बाह्य अर्धचालक पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में अपद्रवी अर्धचालक के प्रकार में एक प्रकार को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एन टाइप यानी ऋणात्मक अर्धचालक, उसको अपन शॉर्ट में एन अर्धचालक भी कह सकते हैं और एन टाइप भी कह सकते हैं। अब हमें पढ़ना है नंबर 2, अपद्रवी अर्धचालक के दूसरे प्रकार को पढ़ना है। इसको बोलते हैं धनात्मक अर्धचालक यानी अपन पॉजिटिव यानी पी अर्धचालक भी कह सकते हैं, या अपन जो शॉर्ट में बोले हैं वो जो ज्यादा बेटर लगता है अपने को, वो है पी टाइप। ठीक है सर। अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक अपद्रवी कहलाते हैं और उसके दो प्रकार हैं, जिनमें से एक हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक हम अब आज पढ़ रहे हैं, है ना सर। तो पहले वही क्रिस्टल डिजाइन कर दें अपन। ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, पहले प्योर है ना, फिर इम्प्योरिटी मिलाने को बाद में शो करते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सहसंयोजक बंद करके या सहसंयोजक बंद कंप्लीट करके क्रिस्टेबल या क्रिस्टल स्टेबल पोजीशन में है। सभी का ऑक्टेन यानी अष्टक कंप्लीट है। ये सामान्य पोजीशन में क्रिस्टल। अभी इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया, फिर इम्प्योरिटी मिलाने से इसको हम पी क्यों कहते हैं, एक तो ये जानना है, और इम्प्योरिटी मिलाने से चालकता कैसे इंप्रूव हो जाती है। तो सब सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो सभी एटम की जगह अपन सिलिकॉन लिख देते हैं, है ना सर। सिंपली एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप ये अपन ने ऐसे डॉट डॉट से शो कर दी सभी जगह, है ना। एवरी एटम एंगेज इन कोवेलेंट बॉन्ड, है ना साहब। हर एटम कोवेलेंट बॉन्ड से एंगेज है, लगभग सभी जगह आ गया होगा। इसका एनर्जी ग्राफ इधर शो कर देते हैं। अभी प्योर है ना, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, फिर उसको अलग से जाहिर कर देते हैं। ये सब वैलेंस बैंड, जिसमें कई सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। लघु परास में अति निकट स्थित ऊर्जा स्तरों का समूह बैंड कहलाता है। ये कंडक्शन यानी चालन बैंड। एनर्जी इसकी मैक्सिमम ईवी, इसकी मिनिमम ईसी, और ये इन दोनों के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो सिलिकॉन में 1.2 और जर्मेनियम में 0.76, यानी अपन अप्रोक्सीमेटली दोनों का एवरेज निकाल के इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फुल है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन फुल है, यानी चालन बैंड भरा हुआ है, अष्टक कंप्लीट है उसका। लेकिन जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से एम्प्टी है। पूरी तरह वैलेंस बैंड तो ये हटा दूं, है ना। वैलेंस बैंड फुल है, वैलेंस बैंड फुल है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है ना। थोड़ा सा बोलने में ध्यान तो है ना। ये एनर्जी ग्राफ है। अभी दोनों प्योर के लिए हैं। इम्प्योरिटी अपन ने अभी नहीं मिलाई है। अब हमें इसको बनाना है धनात्मक अर्धचालक।
तो 2-3 चीजें जाननी रहती हैं आपको कि साहब ये धनात्मक अर्धचालक कैसे बनेगा, पहली चीज। दूसरी बात, धनात्मक अर्धचालक इसे क्यों कहा गया, और तीसरी बात, इम्प्योरिटी मिलाने से इसमें चालकता कैसे बढ़ जाती है। ठीक है सब। तो सब यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम में, ये चतुर्संयोजी है, ये बार बार मैं कह सकूं, में त्रिसंयोजी में आते हैं आपके बोरॉन, बोरॉन के अलावा गैलियम, और गैलियम के अलावा एल्यूमिनियम। ये सभी त्रिसंयोजी तत्वों के परमाणु हैं, या सभी त्रिसंयोजी परमाणु हैं। इसमें तीनों अपन ने लिख लिए है ना। इनके आउटर ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आउटर ऑर्बिट में मैं ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दूं, जाहिर कर दूं इससे, है ना साहब। पेंटावेलेंट जो था, यानी पंचसंयोजी, जो मैंने आपको बताया था, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये त्रिसंयोजी तृतीय या थर्ड वैलेंस हैं, तृतीय वर्ग के तत्व हैं, जिनके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सब धनात्मक अर्धचालक किससे कहते हैं, वो तो पहली लाइन में ही बता दिया जाएगा। यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में सिलिकॉन या जर्मेनियम के स्थान पर त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरॉन है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, इसके परमाणु को प्रतिस्थापित कर दें, यानी इसके परमाणु को सिलिकॉन हटा के रख दिया जाए, सेट कर दिया जाए, तो प्राप्त अर्धचालक को धनात्मक या पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। ये तो सब परिभाषा होगी कि पी या धनात्मक अर्धचालक किसे कहते हैं। अब इसे धनात्मक अर्धचालक ही क्यों कहते हैं, इसकी बारी आएगी। अब आपको मैं वो लाइव सेटलमेंट दिखाता हूं। ये सब अपन ने डोपिंग की, सिलिकॉन के क्रिस्टल में से सिलिकॉन को हटाया, और सिलिकॉन को हटाकर यहां हमने त्रिसंयोजी बोरॉन रख दिया, क्योंकि बोरॉन के आउटर ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो बोरॉन इस क्रिस्टल के 3 बंध ही पूरे कर पाएगा। चौथा आबंध इनकम्प्लीट रह गया, यानी चौथे आबंध के लिए इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी को कहते हैं होल। तो सब यहां क्रिएट हो चुका होल, रिक्त स्थान उत्पन्न हो चुका। अब स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस को कहते हैं हम क्या नाम से, होल। तो क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंस हो चुका है, यानी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है। स्वाभाविक है, जब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है तो क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा होल को फिलअप करने के लिए। यानी बोरॉन के मिलाने से इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी आ चुकी है। अब जो स्वयं इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो तो स्वाभाविक है उसे क्या कहेंगे अपन, धनात्मक कहेंगे। तो सब इसलिए इसको क्या कहते हैं, धनात्मक अर्धचालक, क्योंकि जैसे ही त्रिसंयोजी तत्व के परमाणु को जब हम सिलिकॉन के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं तो चौथा आबंध अपूर्ण रह जाता है, और आबंध अपूर्ण रह जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है जो होल क्रिएट कर देता है।
अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल दोनों लोकेटेड हैं। हालांकि लोकेट तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन होल फिलअप होता जाएगा इलेक्ट्रॉन से तो दूसरी जगह होल पैदा होता जाएगा। तो होल भी एक तरह से आवेशवाहक की तरह गति करता है। तो सब बोरोन के मिलाने से क्रिस्टल ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर ली। इस कारण से इस बोरोन को एक्सेप्टर यानी ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करने वाली अशुद्धि कहेंगे। तो यह अशुद्धि क्या हुई साहब? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि कहेंगे साहब। एक्सेप्टर है ये। हमने एक बोरोन मिला है, मान लीजिए 100 बोरोन मिलाते तो स्वाभाविक है कि संयोजी बैंड में 100 होल हो जाते हैं, क्योंकि तो बंध से संबंधित इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपसे कहा था कि जो संयोजी बैंड होता है उसका कार्य बंध निर्माण का होता है, और बंध यहां इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है ही नहीं। तो ये जो रिक्त स्थल है ये कहां शो होगा? स्वाभाविक रूप से संयोजी बैंड में, है ना साहब? संयोजी बैंड भाई अपन ने परिचय में क्या रखा है? संयोजी बैंड उसे कहते हैं, यह संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण का कार्य करते हैं, है ना? यह धारा चालन में काम नहीं आते। तो संयोजी बैंड में तो रिक्त स्थल पैदा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर हम 100 बोरोन के एटम मिलाएं तो 100 होल पैदा हो जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और खुद भी होल धारा या आवेशवाहक का कार्य करता है। तो सब यहां पर अगर आप देखें तो बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है? यहां बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है। अभी इलेक्ट्रॉन तो सीन में ही नहीं आया, अभी इलेक्ट्रॉन की तो कोई बात ही नहीं आई। इलेक्ट्रॉन की तो बात अभी रूम टेम्परेचर के समय करेंगे। अभी हम टेम्परेचर के फेनोमेना की बात ही नहीं कर रहे। तो सब कमरे के ताप पर लाने से पहले ही क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला बन गया, यानी स्वयं पॉजिटिव बन गया। तो सब धनात्मक अर्धचालक के कहने का कारण यही है कि साहब इसमें कैविटी आ जाती है, रिक्त स्थल आ जाता है, क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो स्वयं धनात्मक हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है? होल है, इसलिए इसको धनात्मक अर्धचालक कहते हैं। यहां पर संयोजी बैंड में होल हैं, अभी आपने टेम्परेचर दिया ही नहीं, ये तो अशुद्धि मिलाने का प्रभाव है। अब सब चालकता कैसे बढ़ी? तो सब ग्राही जो अशुद्धि है बोरोन, इसका जो ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, ग्रहण करने वाला कौन होता है? चालन बैंड। स्वाभाविक है बोरोन के पास भी चालन बैंड होगा, लेकिन बोरोन के चालन बैंड को भी चालन बैंड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ग्राफ प्योर किसका है? सिलिकॉन का है। तो सिलिकॉन के लिए लिख ही दिया अपन ने, अब बोरोन के लिए क्या बोलें? तो बोरोन के लिए मैं चालन बैंड को क्या बोलूं? ग्रहण करने वाला, यानी ग्राही अशुद्धि ऊर्जा स्तर। तो बोरोन का जो ग्राही अशुद्धि ऊर्जा स्तर होता है वह सिलिकॉन के संयोजी बैंड से ऊर्जा का कम अंतराल रखता है। यह है बोरोन का ग्राही अशुद्धि ऊर्जा स्तर। किसका? बोरोन का। अब स्वाभाविक है, जैसे मैंने आपको लकड़ी से समझाया था,
तो बोरोन को मिलाते ही अब वर्जित ऊर्जा अंतराल देखें तो कम हो चुका है। ये देखो, सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड तो यहां से शुरू होता था, लेकिन आपने बोरोन मिला दिया तो एक कंडक्शन बैंड कहां आ गया? नीचे। क्यों? क्योंकि बोरोन का जो ग्राही ऊर्जा स्तर है, क्योंकि बोरोन मिल चुका है, बोरोन का जो ग्राही ऊर्जा स्तर है वह सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड को खींच के कहां ले आता है? नीचे ले आता है। पेंटावेलेंट यानी पंचसंयोजी फास्फोरस का परमाणु वैलेंस बैंड को लेकर ऊपर चला जाता है। तो सब वर्जित ऊर्जा अंतराल दोनों तरह से ही घटेगा। पंचसंयोजी क्या करता है? संयोजी बैंड को ऊपर ले जाएगा, तो भी अंतराल घटा। और त्रिसंयोजी बोरोन क्या करता है? चालन बैंड को नीचे ले आता है, तो भी अंतराल घटेगा। और जब ऊर्जा अंतराल घटेगा तो स्वाभाविक चालकता बढ़ेगी। क्लियर? तो चालकता अशुद्धि मिलाने से बढ़ती है। चाहे आप त्रिसंयोजी तत्व के परमाणु को मिलाएं शुद्धि के रूप में, चाहे पंचसंयोजी तत्व के परमाणु को मिलाएं शुद्धि के रूप में। बस ये फर्क है कि पंचसंयोजी मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस मिलाया तो फास्फोरस क्या करता है? सिलिकॉन के संयोजी बैंड को उठा के ऊपर ले जाता है, अशुद्धि है ना। उसका लिखा था मैंने दाता ऊर्जा स्तर या दाता शुद्धि ऊर्जा स्तर फास्फोरस। जब आपने बोरोन मिलाया तो बोरोन का ग्राही अशुद्धि ऊर्जा स्तर या ग्राही ऊर्जा स्तर, अशुद्धि हटा देते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर लिख देते हैं। तो सब बोरोन का जो ग्राही ऊर्जा स्तर है ना, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन कर देंगे। तो बोरोन का जो ग्राही ऊर्जा स्तर है वो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से ऊर्जा का कम अंतराल रखता है, या यूं कह दो कि वो सिलिकॉन के चालन बैंड को नीचे ले आता है। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल उतना नहीं रहता जितना अपने को पहले शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम में मिल रहा था। अशुद्धि मिलाने से वर्जित ऊर्जा अंतराल में कमी हो जाती है, या तो सिलिकॉन का वैलेंस बैंड उठा दिया जाता है पंचसंयोजी द्वारा, या सिलिकॉन का चालन बैंड नीचे ला दिया जाता है त्रिसंयोजी अशुद्धि द्वारा। दोनों से ही बीच के अंतराल में कमी आ जाती और चालकता में वृद्धि हो जाती है। अब सब ये तो हुई गिफ्ट की बात के हर बोरोन का एक एटम आपको एक होल गिफ्ट देगा, तो होल यहां बहुत संख्या में होंगे। क्लियर? लेकिन आप पुनः ध्यान रखिएगा, पुनः ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये अभी विद्युत उदासीन ही है। देखो, सिलिकॉन के नाभिक में 12 प्रोटॉन और कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन तो उदासीन था। बोरोन भी देखो ना, बोरोन में भी जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन है उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो आवेशित तो अभी नहीं। लेकिन बोरोन ने ये जो बॉन्ड इनकम्प्लीट रखा, अब देखो ये भी कहानी देखो। अब ये जो होल है ये वैलेंस बैंड में पहुंचा कैसे? ये तो मैंने सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में दिखा दिया आपको, है ना, कैसे पहुंचा। देखो, ये होल क्रिएट हो गया। अब इस होल की पूर्ति, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई क्रिस्टल लंगड़ा रह जाएगा या क्रिस्टल के चारों आबंध पूर्ण नहीं होंगे, क्रिस्टल स्टेबल रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस होल की पूर्ति तो हो जाती है, पर होल की पूर्ति कौन करता है? होल की पूर्ति सिलिकॉन खुद इलेक्ट्रॉन देके कर देता है। अब सिलिकॉन ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर ये होल खिसक कर कहां चला गया? सिलिकॉन के संयोजी बैंड में चला गया। तो ये इस तरह से यहां पर आपको दिखाया। अब क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल तो घट ही चुका है, अब आप कमरे के ताप पर इसको रखेंगे तो सब कमरे के ताप पर रखेंगे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल तो घट चुका है ना।
इलेक्ट्रॉन धड़ल्ले से कहां चले जाएंगे? चालन बैंड में। और इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाने से संयोजी बैंड में क्या पैदा हो जाएंगे? और होल पैदा हो जाएंगे। तो होल दो तरह से मिले आपको। एक तो बोरोन मिलाने से, हर बोरोन का एटम आपको एक होल दे रहा है, और एक अब रूम टेम्परेचर पर मिल ही रहा है सहसंयोजक बंध के टूटने से। बोरोन ने वर्जित ऊर्जा अंतराल घटाई दिया, तो अब उसी रूम टेम्परेचर पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूदेंगे। फिर भी यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं। अल्पसंख्यक आवेशवाहक है जब, तो यहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हैं, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है। धारा दोनों से मिलेगी। हाँ, यह जरूर है कि होल धारा का मान ज्यादा होगा, पर यह भी ध्यान रखना क्रिस्टल विद्युत उदासीन है। आवेश अभी इसके बाद ये अतिरिक्त इसने दिख जाता है क्योंकि चौथा अबंध पूरा नहीं होता तो आपको दिखने लग गया है ना। लेकिन बोरोन ने कौन सा आवेश दिया? बोरोन ने तो वो चौथा अबंध पूरा नहीं किया, और चौथा अबंध पूरा नहीं हुआ तो स्वाभाविक उस जगह रिक्त स्थल दिखेगा ही सही, यानी होल आपको दिखाई देगा। दिख रहा है, दिखाई देना भी चाहिए। तो सब ये धनात्मक अर्धचालक दोनों का मैंने आपको समझा ही दिया कि पंचसंयोजी मिलाओ तो वह सिलिकॉन का संयोजी बैंड उठा ले जाता है, चालन बैंड के पास वर्जित ऊर्जा अंतराल घट जाता है। और त्रिसंयोजी मिलाओ तो चालन बैंड को नीचे ले आता है संयोजी बैंड के पास। तो सब सिलिकॉन में आप ट्राइवेलेंट यानी त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व के परमाणु को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो दो बातें होंगी। एक तो आपको आवेशवाहक एक्स्ट्रा मिलेंगे, पंचसंयोजी से आपको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहे थे, इसने उसको ऋणात्मक अर्धचालक कहा। त्रिसंयोजी से आपको होल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, इसने इसको धनात्मक अर्धचालक कहते हैं, उसको ऋणात्मक कहते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन है ना। अगर पंचसंयोजी यानी एन टाइप की बात करें तो वहां बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है और अल्पसंख्यक होल है। और धनात्मक अर्धचालक की बात करें तो यहां बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप की बात करें तो वहां इलेक्ट्रॉन धारा अधिक है, होल धारा कम है। और अगर आप धनात्मक अर्धचालक की बात करें तो यहां होल धारा अधिक है, इलेक्ट्रॉन धारा कम है। लेकिन आप यह ध्यान रखिए कि आवेशवाहकों का घनत्व तो समान ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक था एन इलेक्ट्रॉन इंटू एन होल इज इक्वल टू ni स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल अगर कोई बैठता है तो आप ध्यान रखना इस इक्वेशन को, है ना सर, ये न्यूमेरिकल के काम की इक्वेशन है। अब की बार होल बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन घट गए, दोनों का गुणा तो ni स्क्वायर ही रहेगा। और नेज अर्धचालक में तो दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल। लेकिन अपद्रव्य अर्धचालक में ऐसा नहीं होता। अपद्रव्य अर्धचालक में धनात्मक में होल अधिक होते हैं और ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो सब क्यों धनात्मक कहते हैं, क्यों ऋणात्मक कहते हैं? सीधा सीधा अगर आप जैसे एकेडमिक परीक्षा दे रहे हैं तो जैसे ऋणात्मक अर्धचालक की सिंपल सी परिभाषा देते हैं ऋणात्मक की। सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के परमाणु को मिला दिया जाए या शुद्धि के रूप में मिला दिया जाए तो प्राप्त अर्धचालक को एन अर्धचालक कहते हैं। और पी अर्धचालक किसे कहते हैं? तो सब वही सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व के परमाणु जैसे बोरोन है ना,
गैलियम एल्यूमिनियम को मिला दिया जाए तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप कहते हैं। दोनों में नाम के पीछे का कारण समझ में आ गया। वहाँ इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है इसलिए ऋणात्मक, या होल का आधिक्य होता है इसलिए धनात्मक, है ना। चालकता कैसे बढ़ती है, तो दोनों ही त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी दोनों ही क्या करते हैं, सिलिकॉन के वर्जित ऊर्जा अंतराल को घटा देते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर अपेक्षाकृत वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन के जाने की मात्रा है वो बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। पहले तो अल्प संख्या में ही जाते थे कमरे के ताप पर, अब अत्यधिक संख्या संयोजी बैंड से कहां कूद जाती है, चालन बैंड में, है ना। और भी अगर आप ऊर्जा बैंड के आधार पर दें तो आप कहेंगे, इसमें कहेंगे कि साहब धनात्मक अर्धचालक या पी टाइप में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी बैंड में होल की संख्या से कम होती है। होल ध्यान रखना, होल रिक्त स्थल है, वो कभी चालन बैंड में नहीं हो सकता। रिक्त स्थल तभी पैदा होता है जब बॉन्ड पूरा नहीं होता, और बॉन्ड निर्माण की गारंटी संयोजी बैंड की है, तो होल संयोजी बैंड में होगा, चालन बैंड में कभी भी नहीं होगा, है ना। और एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में आप कहेंगे कि वहां चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी बैंड में होल से अधिक होती है ना। तो वो तो बहुसंख्यक में अपन ने लिखे। तो ये पी टाइप और एन टाइप बिल्कुल क्लियर, ये अपद्रव्य अर्धचालक के दो प्रकार, ठीक है सब। अब सब युक्ति कैसे बनाएं, तो युक्ति बनाने की प्रक्रिया, डिवाइस कैसे क्रिएट करें, अब अपन पढ़ेंगे पीएन संधि। अंग्रेजी में यहां जल्दी समझ में आता है, पीएन जंक्शन, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा आपको हिंदी से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी लगेगी, इसलिए मैं कोशिश भी यही कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके सामने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की जाए, है ना। यदि पी अर्धचालक व एन अर्धचालक को परमाणुवीय रूप से मिला दिया जाए तो यदि पी अर्धचालक व एन अर्धचालक को परमाणुवीय रूप से मिला दिया जाए तो पी तथा एन के संपर्क तल को पीएन संधि कहते हैं। परिभाषा दोबारा बोलने के पीछे एक कारण था। कारण यह था कि आप पी को मत देखना, एन को मत देखना, जहां वो संपर्क करते हैं बस वहीं देखना, वो मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है सर। अब बात ये समझें कि पी और एन को परमाणुवीय रूप से मिलाने का क्या मतलब है। क्या एक पी और एक एन लेके चिपका देना है? नेवर। आप पी और एन को चिपका दोगे तो उसे पीएन संधि नहीं कहेंगे, यहां चिपकाने की प्रक्रिया नहीं है। परमाणुवीय रूप से मिलाने के लिए विधि है वर्धन यानी ग्रोविंग है, विसरण विधि है, धातु मिश्रण है। तो पीएन संधि बनाने के 3 तरीके हैं। विसरण विधि से बना सकते हो आप, वर्धन यानी ग्रोविंग से कर सकते हो, धातु मिश्रण से पीएन संधि बना सकते हो, चिपका नहीं सकते। अब कैसे बनाएंगे साहब, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पटली काली प्लेट ली, बेलन भी समझ सकते हो, जो भी आप समझते हो, फिर मैं आपको सीन भी इमेजिन करवा दूंगा। तो आपने पटलिका ली, अब जो भी पटलिका ले रहे हो वो या तो पी प्रकार की लो या एन प्रकार की लो, क्लियर। मान लीजिए ये पटलिका पी प्रकार की है, ओनली पी, एन तो नहीं है, क्लियर। अब आप इस पे एन लाना चाहेंगे तभी तो पीएन जंक्शन बनेगा, चिपकाना तो है ही नहीं। अब आप पी पर एन लाना चाहते हैं और एन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को लाना पड़ेगा।
चौथा वर्ग तो खुद सिलिकॉन जर्मेनियम है। बाह्यतम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन पंच संयोजी के हैं, यानी फास्फोरस वगैरह के हैं। तो अब आप एन लाने के लिए पंच संयोजी फास्फोरस है, एंटीमनी, आर्सेनिक है, उस पंच संयोजी को इस पर प्रलेपित कर दीजिए। प्रलेपित करने का मतलब आप समझ जाइए, लपेट दीजिए। तो बेसिक तो ये क्या कौन था? पी था। फिर आपने इस पर क्या लपेट दी? पंच संयोजी यानी फास्फोरस को प्रलेपित कर दिया, लपेट दिया ऊपर। क्लियर? अब इसको मफल फर्नेस में हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लीजिए। अब जब हाई टेम्परेचर पर आप गर्म करेंगे तो जो अशुद्धि आपने फास्फोरस के रूप में लपेटी वो डिफ्यूज होगी, वो विसरित होगी, वो मिलेगी, मिलने लगेगी। किसमें? पी में, क्योंकि उससे ऊपर से लपेटा गया है। अब अपन इस बात को जानते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है यानी विसरण होता है वो सतह पर अधिक होता है और गहराई में नगण्य मतलब जीरो होता है। तो पी टाइप की जो आपने या फास्फोरस को जो लपेटा है पंच संयोजी को, वह पी, आपने बेसिक तो पी लिया था, वह पी की सरफेस पर डिफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। अब बताइए, आउटर सरफेस पंच संयोजी फास्फोरस के विसरण से, मिल जाने से, मिश्रित हो जाने से सरफेस तो होगी एन, और डेप्थ में फंडामेंटल यानी बेसिक रह गया पी, क्योंकि पी तो ये था ही सही, है ना। अब बन गया, अब आप इसके पीसेज कर लीजिए तो क्या बन गया? पीएन जंक्शन बन जाएगा, पीएन संधि बन जाएगी। अब कैसे बनेगी? एक बार पहले एन का दोबारा समझा दूं, फिर वापस आपको एक अच्छे सीधे तरीके। अगर मान लीजिए पटली का एन टाइप की है, अब एन तो है ही आपके पास, पी और लाना है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मिलाना पड़ेगा, और वो कौन था? बोरॉन। तो अब इस पर आप बोरॉन को प्रलेपित कर दीजिए, लपेट दीजिए, फिर वही हाई टेम्परेचर पर गर्म कीजिए। तो ऊपर क्योंकि आपने बोरॉन लपेटा वो त्रिसंयोजी, तो सरफेस पर तो बोरॉन डिफ्यूज हो जाएगा, गहराई में अशुद्धि की मात्रा नगण्य होती है, तो सरफेस तो बन गई पी और इनर रह गया एन, उसको आप पीस कर लीजिए, बन गई पी एन संधि। तो पी प्रकार की पटली का लेते हैं, प्लेट लेते हैं, कोई आकार लेते हैं, तो उस पर कौन लपेटना है? पंच संयोजी को लपेटना है। और एन प्रकार की प्लेट ली आपने, तो उस पर पी लाने के लिए क्या लपेटना? त्रिसंयोजी लपेटना है और मफल फर्नेस पर गर्म कर लेना है। तो सरफेस एन पे पी आ जाएगी और पी पे एन आ जाएगी। अब कैसे होगा साहब ये? मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका समझाता हूं। जैसे एक चौक लीजिए आप, एक चौक ले लिया आपने, चौक को कोई एक प्रकार का मान लीजिए पी टाइप का है चौक, अर्धचालक, ठीक है, ऐसा अज्यूम करें। तो सब पी टाइप का अर्धचालक स्वयं चौक होगी। अब इस पर नीला रंग चढ़ाना यानी शाही चढ़ानी, शाही को अपन मान लेते हैं एन, चौक को तो अपन ने टोटल पी मान लिया। अब इस चौक को शाही में डुबो के निकाल लीजिए। जैसे ही चौक को शाही में डुबोएंगे, चौक की सरफेस नीली नीली हो जाएगी, यानी सफेद चौक जो पी टाइप की मानते हो आप, वह अब सफेद नहीं दिखाई देगी, उसकी सरफेस पूरी तरह से नीली हो जाएगी। क्लियर? यानी एन आ चुका है जिसको आप नीला मान रहे थे। अब आप चौक को तोड़िए। जब चौक को तोड़ेंगे तो चौक का जो बेसिक जो सेंटर होगा वो बिल्कुल वाइट ही निकलेगा और शाही ऊपर की सरफेस पे आ चुकेगी। तो ये बन गया पी और एन, यही तरीका था, है ना। तो सब पी और एन को परमाणुवीय रूप से मिलाना चिपकाने से बिल्कुल अलग है। तो आपको चिपकाना नहीं है बल्कि परमाणुवीय रूप से मिलाना है। वो मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर ही दिया। उसके 3 तरीके हैं, विसरण विधि,
है ना, धातु मिश्रण, ग्रोविंग यानी वर्धन जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है साहब। अब आपको ये देखना है P और N को मिलाने से उनके संपर्क तल पर क्या हुआ। ठीक है साहब, क्योंकि संधि संधि पढ़ रहे हैं अपन, तो सब P और N को मैं बड़े से चित्र से आपको दिखाना चाहूंगा, है ना। क्लियर। ये दोनों का संपर्क तल, मैं संपर्क तल को अलग रंग दे देता हूं ताकि आप संपर्क तल पर ही फोकस रहें। इस पे ध्यान रखना आप, इस जगह पर, इसी को कहते हैं संधि, जंक्शन, है ना साहब। आप इस जगह देखना, ये P है, तो P में भाई स्टेबल तो दिखा दें अपन इलेक्ट्रॉन, और लोकेटेड दिखा दें होल। ये देखो, ये जो प्रेजेंटेशन में दिखाने जा रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन अपनी सुविधा के अनुसार है। अब आप कहीं देखें कि साहब वहां तो ऐसे था, अपनी सुविधा, अपन दोनों अंडरस्टैंडिंग में चलना पड़ेगा अपने को। तो P में नेगेटिव तो मैं दिखा देता हूं स्टेबल, स्थिर, है ना। ये सब नेगेटिव तो मैं दिखा देता हूं स्थिर, आराम से देखिएगा साहब। ये नेगेटिव को तो मैंने दिखा दिया स्थिर। ठीक है। इधर मैं N लूंगा, N में पॉजिटिव को स्थिर दिखा देता हूं, ये N में मैंने पॉजिटिव को स्थिर दिखा देना। ये अपनी सुविधा के अनुसार है। आप यूं मत सोचिएगा कि साहब आपने N में पॉजिटिव कैसे दिखा दिया, अपन स्थिर वाले दिखा रहे हैं। अभी तो आप इसको N कह ही नहीं सकते, ये पोजीशन नहीं है। अब देखो, अब इसको आप N कहोगे, इसमें तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हर पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव होगा ही होगा, यार पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो होगा ही होगा, और ये नेगेटिव एक्स्ट्रा भी दिखा दिए। अब आपको साफ दिख रहा है कि इसमें नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से अधिक दिखाई गई है, दिखा दी मैंने। तो स्वाभाविक है, अब ये आपको जमता है कि ये कौन सा अर्धचालक है, N टाइप। इसको अब आप कह देंगे N। दिख रहा है सब क्लियर, है ना। अब इधर आ जाइए, इधर में ये हर स्थिर इलेक्ट्रॉन के पास एक एक होल तो दिखाई देता हूं, और अशुद्धि मिलाने से जो होल एक्स्ट्रा है वो भी दिखा देता हूं। इसके पास होल ज्यादा दिख रहे हैं आपको, है ना। एक मिनट, नीला कलर थोड़ा डल पड़ रहा है, तो मैं यहां पे चेंज करता हूं कलर को, ब्राइट ले लेता हूं, है ना। ये N ऐसे दिखा दें बड़ा सा, और ये P। ठीक है साहब। अब आपको तो केवल इनके संपर्क तल पर देखना है, उसको मैंने अभी ब्लैंक रख दिया, खाली रख दिया। क्लियर, ये खाली रख दिया। इस जगह पे देखिए क्या होता है संधि के इर्द गिर्द। अब देखो, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र आरोपित किए बिना आवेशवाहक या विभवांतर आरोपित किए बिना आवेशवाहक का प्रवाह संभव नहीं है। बिल्कुल फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र इंटरनली क्रिएट है, आंतरिक रूप से। कैसे साहब? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है ना सर। यहां पर देखें तो होल डेंसिटी अधिक है, तो हॉल घनत्व उच्च,
तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पी और एन को परमाणु रूप से मिलाते ही पैदा हो गया। क्लियर? अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इन होल को फिलअप करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए इधर की तरफ कूदेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कूदेंगे इधर की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे और इसी प्रकार इधर से होल ड्रिफ्ट होंगे हाई डेंसिटी से लो। भाई इधर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व निम्न है ना, अभी ऐसे दिखाता हूं मैं आपको ताकि आप कंपटीशन में भी जवाब देने का रहे, है ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व अल्प इधर, उधर देखें तो होल घनत्व अल्प। है जब इधर होलों का घनत्व अल्प है, क्योंकि अब बहुसंख्यक एन है तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है। यहां पी है तो होल घनत्व उच्च है, उसका उल्टा दोनों तरफ अल्प है। तो सब जैसे पी और एन को संपर्क में लाते हैं, होल उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ विस्तृत होंगे। ये होल उच्च से निम्न की तरफ, और इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व उच्च है इधर निम्न है, तो इलेक्ट्रॉन भी उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ विस्तृत होंगे। यानी ये सेल्फ या स्वयं में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण मूव करते हैं, क्योंकि एक तरफ आपने होल अधिक कर रखे, एक तरफ आपने इलेक्ट्रॉन अधिक कर रखे। अब उसको मैंने कंसंट्रेशन से समझा दिया, डेंसिटी से समझा दिया। अब क्या होगा कि मध्य में जब ये विपरीत दिशा में गति करते हैं तो होल की कहानी आपको पहले से पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उधर जा रहे हैं और होल उस तरफ से इधर आ रहे हैं। तो मध्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व होल रिकंबाइंड हो जाते हैं, यानी उनका पुनर्संयोजन हो जाता है, वो पुनर्संयोजित हो जाते हैं। और जो सहसंयोजक बंध पी में अधूरा था, जो आपको मैंने दिखाया था अभी, ये पी में जो सहसंयोजक बंध इनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट हो जाता है। देखो आवेश तो अभी भी नहीं है, आवेश अभी भी नहीं है, पर जैसे जो हाई डेंसिटी वाले थे एन में इलेक्ट्रॉन, वो उस होल को फिलअप कर देते हैं। क्लियर साहब? तो स्वाभाविक रूप से मध्य में ये पुनर्संयोजित होता है, तो जो अपूर्ण सहसंयोजक बनता है वो पूर्ण हो जाता है। तो मध्य क्षेत्र में सहसंयोजक बंध निर्मित कर लेते हैं। ये सब इधर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और उधर आ जाते हैं होल, और ये इनकी लॉकिंग हो गई, लॉक हो गई। तो पी और एन के मध्य ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाता है जिसमें कोई आवेशवाहक मुक्त नहीं है। इसे कहते हैं अवशय क्षेत्र, यानी डिप्लेक्शन रीजन। ये मध्य क्षेत्र में इंटरलॉकिंग हो चुकी है। अब मध्य क्षेत्र में पी और एन लॉक हो चुके हैं, तो पी और एन के मध्य एक ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाता है जिसमें कोई आवेशवाहक तो है पर मुक्त नहीं है। इस क्षेत्र को अवशय क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिप्लेक्शन रीजन। और अवशय क्षेत्र में आवेशवाहक या मुक्त आवेशवाहक रहित जो परत डेवलप हुई है, इस परत को कहते हैं
अवक्षय परत यानी डिप्लेक्शन लेयर। क्लियर सब? अब सब इंटरलॉकिंग हो गई, तो अब इधर के बहुसंख्यक होल उधर नहीं जा पाएंगे और इधर के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बीच में अवरोध पैदा हो गया। इधर की तरफ देखा तो पॉजिटिव है, तो इधर पोटेंशियल लेवल हाई हो गया। अलग कलर से दिखाता हूं मैं, है ना। इधर पोटेंशियल लेवल हाई हो गया, इधर का पोटेंशियल लेवल हाई है। इस सरफेस पे नेगेटिव है, तो इधर का पोटेंशियल लेवल लो है। यानी दोनों के बीच में, पी और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो आवेश वाहकों को बहने नहीं देगा। इसको कहते हैं रोधिका विभव, पोटेंशियल बैरियर। यह एंड, ये वाला सिरा, एक तरह से अगर आप देखें तो वर्क एज पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता नहीं, बस दिखा रहा हूं मैं। और अगर इस वाले सिरे को देखें तो ये वर्क एज नेगेटिव। ये सब, इसको अब अपन बोल दें रोधिका विभव, है ना। ये बीच में रोधिका विभव डेवलप हो जाता है, जिससे वी डैश होता है। जर्मेनियम के लिए, सॉरी सिलिकॉन के लिए वी डैश की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए वी डैश की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। अब आप कहेंगे क्या वोल्ट मीटर से नापा गया? नहीं नहीं, ये तो आपको दिखाया गया है, दर्शा रखा है कि ये एंड देखो पॉजिटिव की तरह काम करता है और ये एंड नेगेटिव, ये तो दिखा रखा है। बस अज्यूम करो, आप कल्पना करो, है ना, कि ऐसा कुछ अंदर हो रहा है। तो सब कहने का मतलब, अब आप कहेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या रोधिका विभव का मापन वोल्टमीटर से कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप सेल जब लगाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तब पता पड़ेगा। जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लो सिलिकॉन का अर्धचालक है, अब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो 0.7 वोल्ट तक धारा प्रवाह नहीं होगी, तो आप समझ जाएंगे ना कि इसका मतलब मध्यम अवरोध कितने वोल्ट का है? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम का आपके पास डायोड है या पीएन संधि है, जर्मेनियम से आपने बनाई है, तो 0.3 वोल्ट तक धारा का प्रवाह चालू ही नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे कि मध्य का अवरोध कितना है? 0.3 वोल्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साहब रोधिका विभव का मापन हम वोल्टमीटर से कर सकते हैं, तो आप बोलना नेवर। फिर वो कहेंगे आपको पता कैसे लगा? बैटरी जोड़ने से। अभी अगला टॉपिक में बैटरी जोड़ी जाएगी, ठीक है ना। तो सब ये सीन बीच में क्रिएट हो जाता है। अब आपको केवल ये समझना है कि ये जो है डिप्लेक्शन लेयर, ये अब बहुसंख्यक को बहने से रोकती है। बहुसंख्यक अब नहीं बह सकेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये आपको समझ के रखना है। इसकी समझ दूसरे तरीके से भी हो सकती है, मैं आपको दूसरा भी छोटा सा एक तरीका समझा देता हूं। अभी पहले मैं थोड़ी बहुत बातें बता दूं। जो अवक्षय परत है, इसकी मोटाई दो बातों पे डिपेंड करती है। अवक्षय परत की मोटाई आवेश वाहकों की संख्या पर डिपेंड करती है तथा अशुद्धि मात्रा की सांद्रता पर डिपेंड कर दिया। आपने अशुद्धि की मात्रा कितनी कितनी मिलाई है। सामान्यतः इस मोटाई स्मॉल डी को हम मेम्ब्रेन यानी 10⁻⁻⁶ मीटर मानते हैं सामान्यतः।
तो सब पी और एन के मध्य अवरोध पैदा हो गया, जिससे रोधी का वो एक का पोटेंशियल हाई हो गया, एक का पोटेंशियल लो हो गया, है ना। और ये जो बीच में लेयर बनी, इसकी मोटाई दो बातों पे डिपेंड करती है, होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और अशुद्धि मात्रा की सांद्रता पर, है ना। अब स्वाभाविक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पी और एन के बीच में एक सेल्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसको कहते हैं हम रोधिका क्षेत्र, ई बैरियर, है ना, ई भी कह देता हूं मैं इसको। तो ये अब ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया, बस आपने तो पी और एन को परमाणु रूप से मिलाया। रोधिका क्षेत्र, इसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ है ना। अब रोधिका क्षेत्र कैलकुलेट करें, जैसे मान लो सिलिकॉन के लिए करें, तो रोधिका क्षेत्र कितना हुआ, ए बी, नीचे कर लो ना, रोधिका क्षेत्र यहां दिखाता है ना, रोधिका क्षेत्र ई बी इज इक्वल टू वी डैश अपॉन डी। सिलिकॉन के लिए करें तो 0.7 और ये 10 की पावर -6, तो देखो मध्य में क्षेत्र कितना हो गया, 7 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और डायरेक्शन किधर से किधर है, N2P, N2P, ये डायरेक्शन है इस विद्युत क्षेत्र की, जो मैंने चित्र में भी दिखा दिया, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसी चीज को पहले एक बार फ्लो में सुनाता हूं। पी और एन को परमाणुवीय रूप से मिला दिया जाए तो पी तथा एन के संपर्क तल को पी एन संधि कहते हैं। जब पी और एन को संपर्क में लाया जाता है तो पी में होल घनत्व अधिक है, एन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। तो जैसे इनको संपर्क में लाते हैं, होल व इलेक्ट्रॉन उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर विस्तृत होते हैं, अर्थात दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं। फलस्वरूप मध्य क्षेत्र में पुनर्संयोजित हो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इससे पी व एन के मध्य एक ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाता है जहां पर कोई भी आवेशवाहक तो हैं, पर वहां पर कोई भी आवेशवाहक मुक्त अवस्था में नहीं है, फ्री नहीं है। इस क्षेत्र को अवशेष क्षेत्र कहते हैं, और अवशेष क्षेत्र में मुक्त आवेशवाहक रहित परत को, मतलब मुक्त आवेशवाहक हैं पर वो काम नहीं करेंगे, लॉक हो चुके हैं वो, है ना, मुक्त आवेशवाहक रहित परत को अवशेष परत कहते हैं। अवशेष परत की मोटाई सामान्यतः 10 की पावर -6 होती है, डिपेंड करती है अशुद्धि की मात्रा पर, अशुद्धि की सांद्रता पर और होल व इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। सामान्यतः 10 की पावर -6 होती है। अब सब इधर होल का डेंसिटी अधिक हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन का, तो ये सरफेस पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, ये सरफेस वर्क एज पॉजिटिव और ये सरफेस वर्क एज नेगेटिव। तो अवशेष परत के सतह पर एक विद्युत विभव या विभवांतर विकसित हो जाता है, इधर पोटेंशियल हाई हो जाता है, इधर पोटेंशियल लो हो जाता है। जब पोटेंशियल हाई और पोटेंशियल लो हो जाता है तो एक तरह से विभवांतर विकसित हो गया, इसे हम कहते हैं रोधिका विभव। सिलिकॉन के लिए रोधिका विभव V डैश बराबर 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए V डैश बराबर 0.3 वोल्ट है। ये वोल्ट मीटर से मापा जा सकने वाला नहीं। रोधिका विभव के कारण मध्य में रोधिका क्षेत्र। इसी का एक सिंपल सा वर्जन में और दिखा देता हूं आपको, बहुत सिंपल, ये भी आपको अच्छा लगेगा। जोन सा आपको जिनसे आपको अच्छा लगे वो समझो आप। ये यहां पर देखना इस जगह पर। अब मैं होल को खाली दिखा देता हूं इससे, और इधर नेगेटिव दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं यूं। एक मिनट, चार लाइनें बननी थी तो दोनों तरफ ही बनाते ना। एक मिनट, 2 मिनट का काम है साहब। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, जौन सा आपको समझ में आए वो आप बस आपको समझना है। ये मध्य का क्षेत्र जो मैंने पहले से ही रोक दिया है ना, ये मैं भी आपको, ये संधि है इससे। अब देखो ऐसे इसमें
ये p है और ये n है। इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन दिखा दूं 3, इसमें अल्पसंख्यक होल दिखा दूं 2 3, है ना भाई। n है तो अल्पसंख्यक होल तो होंगे ना, तो इधर ये मैंने 2 3 होल दिखा दिए। क्लियर? जैसे संपर्क में लाओगे, देखो ये भी नायाब तरीका है सोचना, ये इलेक्ट्रॉन होल को फिलअप कर देगा। और चलो साहब, सीखने के लिए 2 मिनट दो मुझे। ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिलअप कर देगा। क्लियर सब? ये इलेक्ट्रॉन इन होल को फिलअप कर देंगे। ये तो विसरण धारा हुई सही, क्षण भर के लिए प्रवाहित होगी। क्लियर? इस होल ने उधर इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया, है ना, सॉरी, इन इलेक्ट्रॉन ने उस होल को फिलअप कर दिया, और ये यहाँ पे जो अधिक्य था इलेक्ट्रॉन का वो उधर जाके उसको फिलअप कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दिया। इधर ये होल, इधर इलेक्ट्रॉन अधिक थे, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, उधर होल अधिक थे, इलेक्ट्रॉन के उधर जाने से वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। ये दोनों एरिया न्यूट्रलाइज हो गए, उदासीन हो गया। क्लियर? अब देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन का अधिक्य जा चुका है, इधर क्या रह गए? होल। दिख रहे हैं ये होल। तो इधर इलेक्ट्रॉन तो उधर जा चुके हैं, एक्सिस थे, तो इस सरफेस पे क्या रह जाएंगे? होल। और इधर होल फिलअप हो चुके, तो इधर एक्सिस किसका रह गया? इलेक्ट्रॉन का। तो इधर कौन रह गए? इलेक्ट्रॉन। ये मध्य में इन्होंने लॉकिंग कर ली, बॉन्डिंग कर ली। अब ये मध्य में बॉन्डिंग करके अवशेष क्षेत्र को उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इधर की सतह पर इलेक्ट्रॉन का अधिक्य है और इधर की सतह पर होल का अधिक्य है, तो स्वाभाविक ये पोटेंशियल हाई हो गया और ये पोटेंशियल लो हो गया, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, है ना। तो आप उस तरह से भी समझ सकते हो, ये भी तरीका है, वो भी तरीका है। बस आपको समझना ये है कि P और N के बीच में निश्चल आवेशवाहक, यानी आवेशवाहक तो है पर चलायमान नहीं है, वो बिजी बुक हो गए, है ना। फिर मैं और कोशिश करूंगा इसका एक वर्जन, अगर मैं इसको, अगर आपको समझ में आता है तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा हल्का सा, लेकिन आपके लिए जो बच्चे एकेडमिक में पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट है। अगर कुछ आपको लगता है तो मेरे पास एक वर्जन और है, ये तो खत्म हो रहा है लेक्चर का टाइम, तो इसको तो मैं एंड कर देता हूँ, मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा, फिर वो डिटेल में चला। मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जानकारियां बहुत उम्दा हैं, पर ऐसी जानकारी से भी क्या मतलब है जो बच्चों को फिर याद ही नहीं हो सके। बहुत अपन डीप में घुस जाएंगे, वो तो कंपटीशन का पर्पज हो जाएगा। आप एकेडमिक के बच्चे हो, आपको समझाने के शॉर्ट तरीके, शॉर्टेस्ट तरीके, ऐसे समझ लो कि साहब एक रोधी का क्षेत्र पैदा हो गया, मैं इससे सारा आपको डायोड पढ़ा दूंगा। पर वो बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है कि जिसको बेसिक ही चाहिए, तो वो भी अपन देंगे, पर एकेडमिक वालों के लिए यही है, वो नहीं है, है ना। वो भी एक नायाब तरीका है जो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा था, ठीक है। फिर ये कल देखेंगे, उपयुक्त समझेंगे तो करेंगे, नहीं तो अपना काम तो हो ही गया, ठीक है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।